Hello, everybody, and welcome to my channel Learn with Piyush. तो पिछली वीडियो में हमने बात की कि चार्ली कैसे थर्ड लेवल के बारे में डिस्क्राइब करता है और जब पैसे करेंसी सेम ना होने पे उसे पकड़े जाने का डर हुआ तो वो कैसे वहाँ से भाग निकला। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर सीरीज़ को, द थर्ड लेवल के लेक्चर सीरीज़ को, और इसका आज ये आखिरी पार्ट है। और आज मैं वीडियो के एंड में आपको पीडीएफ नोट्स और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी प्रोवाइड करूंगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा। आप सभी उस लिंक पे जाके वो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना एंड वो पीडीएफ ज़रूर से देखना, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब की हुई है सारी चीज़ें। समरी ऑफ द चैप्टर बहुत अच्छे से डिस्क्राइब की हुई हैं, साथ ही साथ पॉइंट के हिसाब से पॉइंट टू पॉइंट दिया हुआ है। जैसे मैंने कहा था कि सीबीएसई ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओरिएंटेशन कैसा था, आई मीन वो माहौल वहाँ का कैसा था, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे थी थर्ड लेवल पे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन सीबीएसई पूछ सकता है, तो उसका आंसर पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट, जो कि ईजिली रिमेंबर हो जाए, वो सारी चीज़ें उस पर दे रखी है। तो वो पीडीएफ तुम एक बारी ज़रूर देखना। और आज हम ये लेक्चर कंटिन्यू करते हैं यहाँ से जहाँ से चार्ली भागा था टिकट काउंटर से। उसके बाद चार्ली कहता है एट दैट वॉज दैट, मतलब जो था सो था। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम आई सपोज। अब वो कह रहा है, चार्ली कह रहा है कि मैं जिस रास्ते आया था मैं उसी रास्ते वापस चला गया, ऐसा मुझे लगता है। अब वो कंफर्म इसलिए नहीं है क्योंकि उसने पहले ही बताया है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वो इतनी बड़ी स्टेशन है कि वहाँ से वहाँ की एक एक कॉरिडोर्स, एक एक एग्ज़िट वे याद रख पाना बहुत ही मुश्किल है। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक। अब चार्ली कहता है कि जब वो अगले दिन, जब थर्ड लेवल की ये सारी घटनाएं हुई, उसके अगले दिन जब लंच आवर हुआ था, उस टाइम पे वो $300 जो है वो बैंक अकाउंट से निकाल लेता है, नियरली ऑल वी हैड। और वो कहता है हमारे पास जितना था, मतलब ऑलमोस्ट चार्ली के पास $300 ही थे, जो कि सारे के सारे उसने निकाल लिए। एंड बाउट ओल्ड स्टाइल करेंसी दैट रियली वरीड माई साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड। अब कहता है कि वो $300 मैंने बैंक से निकाले और उसको मैंने ओल्ड करेंसी, जो कि उस टाइम पे चलती थी, बहुत सारे अमेरिका में ऐसे स्टोर होते हैं जहाँ पे आपको न्यू करेंसी के बदले ओल्ड करेंसी दी जाती है एक पर्टिकुलर वैल्यू पे। तो उसने वहाँ से वो मनी एक्सचेंज करवा ली। और ये बात जो है उसने अपने साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड को जब वो बता रहा था, तो ये बात सुन के उसका साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड जो था वो चिंतित हुआ कि ये पता नहीं क्या कर रहा है, ये किस चीज़ में खो गया है एंड ऑल। उसके बाद कहता है यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम। अब चार्ली कहता है कि तुम पुराने मनी कहीं से भी, कोई भी कॉइन डीलर्स के पास जाके तुम खरीद सकते हो, बट तुम्हें एक प्रीमियम यहाँ पे इसलिए है क्योंकि ये तुम्हें इस नए जो तुम करेंसी दोगे उसकी वैल्यू पुराने वाले से कम होती है। अब चार्ली कह रहा है कि माई $300 बाउट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स। मतलब कि जो उसने $300 जो उसके बैंक में थे उसने निकाले और उसको एक्सचेंज करवाने पे उसे पिछली पुरानी करेंसी जो भी मिली वो 200 से भी कम मिली विद रिस्पेक्ट टू द करंट करेंसी। मतलब कि जो $300 था उसकी वैल्यू 200 से भी कम आई पुरानी करेंसी की वैल्यू में। तो मतलब कि कहीं ना कहीं जो प्रेजेंट में करेंसी चल रही थी डॉलर्स में, उसकी वैल्यू कम थी पुरानी वाली से। बट आई डिडंट केयर। फिर चार्ली कहता है लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं पड़ा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि वो एकदम पूरा सोच चुका था चार्ली कि मुझे वहाँ सेटल होना ही है। एग्स वेयर 13 सेंट्स अ डजन इन 1894। अब चार्ली कह रहा है कि 1894 में जो एग्स थे वो 13 सेंट्स में मिलते थे, एक डज़न। ये चार्ली जस्ट एज फॉर इंफॉर्मेशन बता रहा है कि अंडे वहाँ पे 13 सेंट्स में मिलते थे, एक डज़न अंडे। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन।
लेकिन अब चार्ली कह रहा है कि जब वो दोबारा ढूंढने के लिए गया वो कॉरिडोर जहाँ से वो थर्ड लेवल में खो गया था, चला गया था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, लेकिन वो कॉरिडोर उसको कभी दोबारा नहीं मिला। आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, और वो बहुत बार ट्राई कर चुका था, बहुत बार उसने कोशिश की कि कैसे भी करके वो गेट मिले ताकि वो जहाँ जाना चाहता था वहाँ जा पाए, लेकिन वो गेट उसको दोबारा कभी नहीं मिला। लूजिया वॉज प्रिटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस। अब वो कह रहा है कि उसकी जो पत्नी थी लूजिया, वो चिंतित थी जब मैंने उसे सारी चीज़ें बताई कि मैंने पैसे निकाल लिए, मैंने पैसे एक्सचेंज करवाए टिकट्स के लिए, फिर मैं ढूंढ रहा हूँ वो गेट, मैं बार बार ढूंढता हूँ वो मुझे नहीं मिलता। तो ये सब सुनने के बाद उसकी पत्नी जो लूजिया थी वो चिंतित हो गई, एंड डिडंट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर। और उसकी जो पत्नी थी वो नहीं चाहती थी कि चार्ली फिर दोबारा थर्ड लेवल को ढूंढे, क्योंकि जब नहीं मिल, और क्योंकि वो उसकी पत्नी भी परेशान थी कि पता नहीं ये किस चक्कर में पड़ गया है, इसके दिमाग में क्या सारी बातें आ गई हैं। इस सब चीज़ों को लेके उसकी पत्नी चिंतित थी और नहीं चाहती थी कि चार्ली इस थर्ड लेवल के चक्कर में दोबारा पड़े। बट नाउ वी वर एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप्ड। और कहता है कि फिर कुछ दिन के बाद मैंने छोड़ दी वो चीज़ें, मैं छोड़ दिया मैंने थर्ड लेवल को ढूंढना, मैं अब उस चक्कर में नहीं था। और आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स। और कहता है जैसे कि उसका पहले का शौक था स्टैम्प कलेक्शन, तो वो कहता है मैं वापस वही करने लगा, जो मेरा पहले का शौक था मैं वही करने लगा। बट नाउ वी वर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड। अब देखो यहाँ पे जो कह सकते हैं हम द टर्निंग पॉइंट ऑफ द चैप्टर यही है कि बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड। अब चार्ली कह रहा है कि अब ऐसा हुआ कि हम दोनों ही मिलके थर्ड लेवल को ढूंढना शुरू कर दिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो लूजिया अभी तक चाह रही थी कि चार्ली दोबारा वो थर्ड लेवल स्टेशन के बारे में ना सोचे, उसको ना ढूंढे, वो अब उसके साथ मिलके वो चीज़ ढूंढ रही है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा ट्विस्टेड और मतलब टर्निंग पॉइंट है इस चैप्टर का। आगे पढ़ते हैं कि बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर। अब कहता है चार्ली कि लेकिन क्यों हम ढूंढ रहे थे, क्योंकि अब हमारे पास प्रूफ था कि थर्ड लेवल सही में एग्जिस्ट करता है, थर्ड लेवल सही में है। माई फ्रेंड सैम वीनर डिसअपियर्ड। अब प्रूफ क्या है उसके बारे में चार्ली कहता है कि मेरा जो दोस्त था सैम वीनर, जो उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था, वो अचानक से गायब हो गया, सडनली गायब हो गया। वो मिला ना, वो घर पे था, कहीं नहीं उसको मिला। नो बडी न्यू वेयर, कोई नहीं जानता था वो कहाँ खोया, लेकिन वो गायब हो गया था। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम इज अ सिटी बॉय एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग। आई वेंट टू स्कूल देयर एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस and that's where he is, all right, in 1894। अब चार्ली कह रहा है कि लेकिन मुझे कहीं ना कहीं डाउट था, मुझे कहीं ना कहीं शक था कि सैम जो है वो 1894 में, मतलब वो भी टाइम ट्रैवल करके उसे भी थर्ड लेवल मिल गई और वो टाइम ट्रैवल करके 1894 में चला गया, 1894 के टाइम में चला गया। और वो इसीलिए क्योंकि सैम इज अ सिटी बॉय, मतलब सैम जो है सैम को शहर घूमना बहुत पसंद था। एंड आई यूज़ टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग। और गेल्सबर्ग में चूँकि चार्ली जो था उसने गेल्सबर्ग के बारे में उसको सारी बातें बताई थी कि आई वेंट टू स्कूल देयर, मैं स्कूल गया था वहाँ पे। एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस। और वो कहता था सैम कि हाँ, मतलब सैम अग्री करता था कि मतलब उस जगह की जो साउंड थी, वो एम्बियंस था, वो उसे पसंद था। तो इसीलिए चार्ली एक कहीं ना कहीं कंफर्म होके बता रहा है कि वो वही है, ऑल राइट, इन 1894। वो 1894 में के टाइम में चला गया है वो। बिकॉज वन नाइट फसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन आई फाउंड, वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज़। अब कह रहा है एक रात जब वो अपने स्टैम्प कलेक्शंस में को खंगाल रहा था, उसमें बिजी था वो, तो उसने एक चीज़ देखी।
अब वो चीज़ बताने से पहले वो पूछ रहा है कि क्या तुम्हें पता है फर्स्ट डे कवर क्या है। तो फर्स्ट डे कवर क्या है वो अब चार्ली डिस्क्राइब करता है कि व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशूड, जब कोई न्यू स्टैम्प इशू किया जाता है सरकार की ओर से कहीं से भी, स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम एंड यूज देम टू मेल इन्वेलप्स टू देमसेल्व्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल। मतलब कि जब भी कोई नया स्टैम्प इशू होती है, जब भी कोई नया स्टैम्प रिलीज़ होता है, जो स्टैम्प कलेक्टर्स है जिनको स्टैम्प कलेक्शन का शौक है वो क्या करते हैं, वेरी फर्स्ट डे वो खरीद लेते हैं और इन्वेलप में एक खाली पेपर डाल के जिसमें कुछ नहीं लिखा होता उसको पैक करके उस पर स्टैम्प लगा के और वो खुद को ही मेल कर देते थे। ठीक है, एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, और पोस्ट मार्क जो है वो डेट भी अप्रूव कर देता था, प्रूव्स द डेट। द envelope is called a first day cover. They are never opened. You just put blank paper in the envelope. मतलब कि कह रहा है कि वो फर्स्ट डे कवर जो है वो कभी नहीं खोले जाते हैं स्टैम्प कलेक्टर्स के द्वारा। क्यों? क्योंकि अब तुम ही सोचो, अगर कोई मेल तुम खुद को खुद से ही कर रहे हो और तुम्हें पता है कि उसके अंदर ब्लैंक पेपर है तो तुम क्यों खोलोगे। और अब तुम्हें एक चीज़ स्ट्रेंज लग रही होगी कि यहाँ पे खुद को ही खुद से मेल क्यों करेगा, क्योंकि जो नए स्टैम्प इशू होते थे ये सब सारी चीज़ें स्टैम्प कलेक्टर्स जो है शो ऑफ के लिए करते थे कि देखो मुझे नया नया इशू किया हुआ स्टैम्प जो है मुझे मेल आया है, जबकि अंदर ही अंदर उन्हें पता है कि वो मेल किसने किया है, उन्होंने खुद से ही किया है। तो फर्स्ट डे कवर हम उसे कहते थे, जो फर्स्ट डे ही जो नई नई रिलीज़ हुई, जो नई नई इशू हुई स्टैम्प्स थी उनको खुद से ही मतलब मेल कर देना। ठीक है, और उसके अंदर खाली पेज दे देना ताकि लगे कि कुछ है अंदर में, और वो कभी खोलते नहीं थे। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप, और स्टैम्प कलेक्टर्स उसमें सिंपल ब्लैंक पेपर पुट कर देते थे उसमें। तो ये था फर्स्ट डे कवर। अब है दैट नाइट अमॉन्ग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स आई फाउंड वन दैट शुड नॉट हैव बीन देयर। अब वो कह रहा है उस रात जब वो सारी स्टैम्प्स को, अब चूंकि उसका काम था स्टैम्प कलेक्शन तो वो उसमें कुछ बिजी था, या तो उसको ढूंढ रहा था या फिर उसको कुछ कर रहा था, उसमें सारी चीज़ें वो देख रहा था। तो अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, अब ये काम तो उसने भी किया होगा। तो कह रहा है कि मेरे जो पुराने फर्स्ट डे कवर्स थे, आई फाउंड वन दैट शुड नॉट हैव बीन देयर, मतलब उसमें से उसे एक ऐसा फर्स्ट डे कवर मिला जो कि वहाँ नहीं होना चाहिए था, बट देयर इट वॉज, लेकिन वो वहाँ था। It was there because someone had mailed it to my grandfather at his home in Galesburg. अब कह रहा है कि ये वहाँ इसीलिए नहीं होना चाहिए था क्योंकि वो फर्स्ट डे कवर जो है मेरे दादा को, मेरे ग्रैंडफादर को मेल किया गया था गेल्सबर्ग वाले एड्रेस पे। तो अब चूंकि एड्रेस गेल्सबर्ग का है लेकिन वो वहाँ कैसे आया, तो इसीलिए वो कह रहा है कि ये वहाँ नहीं होना चाहिए था लेकिन फिर भी था। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर एट हिज होम इन गिल्सबर्ग, दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द इन्वेलप सेड। अब कह रहा है कि एड्रेस जो इन्वेलप पे था वो यही बता रहा था कि किसी ने मेरे दादा को मेल किया है, मेरे दादाजी को मेल किया है गिल्सबर्ग में। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, द पोस्ट मार्क शोड दैट येट आई, मतलब अब कह रहा है कि ये वहाँ पे 18 जुलाई 1894 ईस्वी से था। अब जैसा कि पोस्ट मार्क बता रहा था उसके हिसाब से चार्ली कहता है कि ये 18 जुलाई 1894 से ही वहाँ पे था। येट आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल, अब कह रहा है मुझे पता नहीं, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है ये यहाँ पे था भी कि नहीं था। द स्टैम्प वॉज अ 6 सेंट, और जो स्टैम्प था वो 6 सेंट का था, मतलब उसकी प्राइस 6 सेंट की थी। डल ब्राउन कलर उसका डल ब्राउन था विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गेरफील्ड। अब उस पर प्रेसिडेंट गेरफील्ड का पिक्चर था। नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम टू द ग्रैंड डैड इन द मेल इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर। अब वो कह रहा है कि हाँ ये नेचुरल है कि जब एनवेलप आया होगा मेरे ग्रैंडफादर के पास तो वो सीधे सीधे कलेक्शन में चला गया होगा और वहीं पे पड़ा होगा। टिल आई लुक इट आउट एंड ओपन इट, तब तक वहीं पड़ा है जब तक कि मैंने ओपन नहीं किया है, और आज मैं ओपन कर रहा हूँ तो ये मुझे मिला, हो सकता है ये तब से यहीं पड़ा हो। अब कह रहा है द पेपर इनसाइड वाज नॉट ब्लैंक। अब यहाँ पे एक और आयरनी वाली सिचुएशन है और एक टर्निंग पॉइंट है कि द पेपर, नॉर्मली हमें पता है कि फर्स्ट डे कवर्स में जो पेपर होते हैं उसके अंदर
वो क्या होते हैं, ब्लैंक होते हैं। लेकिन इसमें जो उसके दादा को मेल किया गया था गेल्सबर्ग वाले एड्रेस पे, ये बिल्कुल ही खाली नहीं था, इसमें कुछ लिखा हुआ था लेटर। क्या लिखा हुआ था ये हम पढ़ते हैं, यही है इस कहानी की मेन जो कह सकते हो वो। अब जैसे देखो यहाँ पे ये एड्रेस है इसके ग्रैंडफादर के, जो ग्रैंडफादर का जो घर है गेल्सबर्ग में, वहाँ का एड्रेस है 941 विलॉर्ड स्ट्रीट गेल्सबर्ग इलिनॉइस जुलाई 1894। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे चार्ली लिखा हुआ है, यानी कि ये लेटर उसके दादा को नहीं बल्कि चार्ली को लिखी गई है। अब ये कैसे पॉसिबल है कि एड्रेस जो है वो जो मेल है वो 1894 का है, भेजा गया है उसके ग्रैंडफादर के एड्रेस पे, लेकिन है किसके लिए, चार्ली के लिए। अब यहाँ पे चार्ली पूरी तरीके से शॉक्ड कि ये कैसे हो सकता है। अब कह रहा है उसमें लेटर लिखा हुआ है कि आई गॉट टू विशिंग दैट यू वेर राइट, मतलब कि चार्ली को क्या कहा जा रहा है कि मैं चाहता था कि तुम सही हो, देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वेर राइट, और फिर मुझे विश्वास होने लगा कि तुम सही हो, एंड चार्ली इट्स ट्रू, और चार्ली ये बात सच है। क्या सच है वो देखो, आई फाउंड द थर्ड लेवल, कह रहा है कि आई फाउंड द थर्ड लेवल, मतलब मुझे थर्ड लेवल मिल गया। मतलब ये जो भी है, अभी आगे पता चलेगा, ये जो भी है कि वो कह रहा है कि चार्ली मैं चाहता था कि तुम्हारी बात सही हो, फिर मुझे धीरे धीरे विश्वास होने लगा कि तुम्हारी बात सही है, और चार्ली एट द एंड ये बात सही है। क्यों? क्योंकि मुझे थर्ड लेवल मिल चुकी है। आई हैव बीन हेयर फॉर 2 weeks and right now down the street at Daly's someone is playing a piano and they are all out and on the front porch singing seeing Nelly home। अब यहाँ पे जो जो जिसने भी ये लेटर भेजा है वो कह रहा है कि अभी मैं यहाँ पे 2 वीक से हूँ यहाँ पे, और राइट नाउ अभी मैं एक गली जिसका नाम डेलीज है उसके सामने खड़ा हूँ। समवन इज़ प्लेइंग अ पियानो, कोई पियानो बजा रहा है और सारे लोग मिलके गाना गा रहे हैं। एक सीइंग नेली होम करके कोई गाना हुआ करता था, वो गाना गा रहे हैं। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर द लेमनेड, और मुझे नींबू पानी पे इन्वाइट भी किया गया है। कम ऑन बैक चार्ली एंड लूजिया, कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल। अब कह रहा है कि चलो चार्ली लूजिया तुम लोग भी आ जाओ और तब तक थर्ड लेवल को खोजो जब तक कि वो तुम्हें मिल नहीं जाता। इट्स वर्थ इट बिलीव मी, यानी कि ये सचमुच में है, थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, तुम मेरा ट्रस्ट करो। द नोट इज साइंड सैम। अब ये चीज़ जो है यही है इस चैप्टर का पूरा सस्पेंस थ्रिलर जो भी कह लो, कि जो सैम, जो फ्रेंड उसका अब तक बिलीव नहीं कर रहा था, अब तक कह रहा था कि चार्ली पता नहीं क्या पागल हो गया है, क्या क्या ख्याली पुलाव बना रहा है, एट द एंड वो ही टाइम ट्रैवल करके थर्ड लेवल में जाके वो खुद 1894 में जाकर शिफ्ट हो गया। ये सबसे बड़ी बात है कि, और अब जो चार्ली एक बार चूंकि जा चुका था, फिर उसे दोबारा वो थर्ड लेवल मिला ही नहीं, तो ये लेटर जो है सैम ने लिखा था चार्ली को और भेजा था गेल्सबर्ग में उसके ग्रैंडफादर वाले एड्रेस पे, ताकि सैम को लगे कि हो सकता है चार्ली जब भी आएगा तो गेल्सबर्ग ही जाएगा और उसे वो लेटर मिल जाए। तो ये थी सस्पेंस इस पूरी स्टोरी की। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, आई फाउंड आउट दैट सैम बाउट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी। अब कह रहा है, अब जो स्टैम्प और कॉइन स्टोर मैं जाता था, आई फाउंड आउट दैट सैम बाउट $800, मैंने पता लगाया और उसे पता चला चार्ली को कि सैम ने $800 एक्सचेंज करवाए थे ओल्ड स्टाइल करेंसी में। दैट आउट टू सेट हिम अप अ नाइस लिटिल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस, ही ऑलवेज सेड दैट्स व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू। अब चार्ली कहता है कि चार्ली को ऐसा लगा कि हो सकता है उसने इस पैसे से, इन पैसे जिसने एक्सचेंज करवाए हैं इसने, उस पैसे से उसने हे फीड एंड ग्रेन, ये कुछ अलग अलग गेहूँ, ग्रेन्स और आटे, जो भी कह लो, गेहूँ, इन सब के बिजनेसेस थे, जो कि चार्ली हमेशा कहता था कि वो यही करना चाहता है। तो कहता है कि हो सकता है उसने यही बिजनेस स्टार्ट करा होगा, एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और वो निश्चित ही अपने पुराने वाले बिजनेस पे नहीं जा सकता। नॉट इन गेल्सबर्ग इलिनॉइस, और गेल्सबर्ग इलिनॉइस में तो बिल्कुल ही नहीं जा सकता इन 1894। हिज ओल्ड बिजनेस,
पुराने बिजनेस पे बिल्कुल नहीं जा सकता वो। वाई? सैम वॉज माई साइकाइट्रिस्ट। क्यों? क्योंकि सैम तो मेरा साइकाइट्रिस्ट है और उस टाइम पे गेल्सबर्ग में वो ये बिज़नेस नहीं कर सकता था। तो यहाँ पे यही जो है वो चैप्टर की पूरी आयरनी है कि जो उसका साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड था, जो बिल्कुल ही बिलीव नहीं करता था कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट भी करता है, सैम को गलत मान रहा था वो, जो हमने फर्स्ट पेज में पढ़ा उसके फ्रेंड सैम के बारे में। अब वही खुद थर्ड लेवल पे जा चुका है 1894 में टाइम ट्रैवल करके, और वहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, और वहाँ से सैम को लेटर लिखता है कि तुम थर्ड लेवल ढूंढते रहो, तब तक ढूंढते रहो जब तक मिले नहीं, क्योंकि मेरा विश्वास करो ये सही में एग्जिस्ट करता है। तो ये थी पूरी स्टोरी जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। और सीबीएसई जो है इसमें से एक क्वेश्चन निश्चित ही पूछेगा, जो कि ये है कि क्या थर्ड लेवल सही में एग्जिस्ट करता है? जस्टिफाई योर आंसर। तो अब सीबीएसई के मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग मैं बताऊं अगर आपको, तो इसका अगर आंसर आप लिखोगे कि यस एग्जिस्ट करता है तो भी सही है, अगर लिखोगे नहीं एग्जिस्ट करता है, ये सैम की वो था सारी ख्याली पुलाव थे एंड ऑल, कि वो मतलब मॉडर्न वर्ल्ड के दुख से, फियर से भागना चाहता था, इसलिए उसने वो सारी चीज़ें ऐसे ड्रीम कर ली, सारी चीज़ें सोची, ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, तो भी सही है। लेकिन आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करना होगा। यस लिख रहे हो तो क्यों लिख रहे हो, नो लिख रहे हो तो क्यों लिख रहे हो, दोनों का आपको जस्टिफाई करना होगा, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो यही थी इस पूरी चैप्टर की कहानी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है। और अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं आपको इस चैप्टर की समरी और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के जो भी नोट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, और वो पीडीएफ ज़रूर से देखना, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छे से, मैंने अभी स्टार्टिंग में भी बता दिया था कि बहुत अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट वाइज उसमें सारी चीज़ें क्लियर की हुई हैं, तो ज़रूर से देखना वो पीडीएफ। और एट द एंड मैं यही कहूँगा कि अगर तुम्हें कंटेंट अच्छा लगा, अगर तुम्हें लगा कि चैप्टर समझ में आया है, और तुम बिल्कुल ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और शेयर ज़रूर से कर देना, ताकि इस एक्सप्लेनेशन का फ़ायदा तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे भाई बहन भी उठा सकें। तो पूरी चैप्टर आज हमने ख़त्म की है, और अगर तुम फिर से रिवाइज़ करना चाहते हो तो इसे 2x की स्पीड पे देख लो, पूरी चैप्टर फिर से रिवाइज़ हो जाएगी। एंड दैट्स इट, दिस इज़ द चैप्टर। Thank you very much and all the very best.